नमस्कार साथियों, मैं उर्मिला सामरिया व्याख्याता अजमेर से। इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने संरचना के आधार पर शब्द के 4 भेद पढ़े: संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। समास हमने पिछले वीडियो में पूरे पढ़ लिए। आज हम संधि पढ़ने वाले हैं। संधि को पढ़ने से पहले हमें संधि का अर्थ पता होना चाहिए। संधि देखो, इस जो जगत में है, प्रत्येक वस्तु या पदार्थ में संधि दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके बिना तो संसार की कल्पना करना ही संभव नहीं है। व्यक्ति के अंग प्रत्यंगों में भी संधि पाई जाती है, उसी कारण वो गतिशील रहता है। उसके मुंह में, कोहनी में, जबड़े में संधि पाई जाती है। इसके कारण उसके शरीर की सार्थकता संभव है। 2 देशों के बीच में भी संधि होती है, 2 व्यक्तियों के बीच में भी संधि होती है। यहाँ पर संधि का अर्थ हम योग या समझौते से भी लगा सकते हैं। भाषा संसार में संधि का विशिष्ट महत्व है। संधि को समझने से पहले मैं आपको उसका एक सूत्र बताती हूँ। सूत्र है वर्ण, इसमें मिलाते हैं विकार, फिर सार्थकता बराबर संधि। ये सूत्र हमें ऐसे कहता है कि वर्णों में जब विकार उत्पन्न होता है, उससे कोई सार्थक शब्द बनता है तो वो संधि कहलाता है। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देती हूँ। परिभाषा है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन हम एक समझते हैं, जैसे एक शब्द है तथा धन अपि। यहां से देखो आ, यहां से ए मिलकर आ बना। तो क्या 2 वर्णों के केवल 2 वर्णों का मेल किया हमने और इसमें विकार उत्पन्न हो गया, तो क्या संधि पूर्ण हुई? क्या हम वर्णों के विकार उत्पन्न होने के बाद में शब्दों को नहीं जोड़ते हैं? तो इसी आधार पर हम इसकी दूसरी परिभाषा भी पढ़ते हैं। वो ये है, 2 शब्दों के मिलान करने से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। जैसे यही शब्द देख लो, तथा धन अपि। अब यहाँ पर हमने 2 शब्दों का हमें मिलान करना है। कैसे? इससे आ बनता है। हम जब आगे नियम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी। अब देखो, शब्दों को भी तो जोड़ ही रहे हैं। यहाँ पर आधा थ बचेगा और इन दोनों के योग से आ बन रहा था। ये देखो, 2 शब्द जोड़े मैंने, इससे वर्णों में परिवर्तन हुआ, इसलिए ये संधि है। तो ये तो हुई आपकी संधि की परिभाषा। अब पढ़ेंगे हम संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के भेद पढ़ लेते हैं हम। संधि के 3 भेद होते हैं, वो हम इससे रेखाचित्र से पता लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। संधि के जो भेद है वो है, पहला भेद है स्वर संधि।
स्वर संधि में क्या होता है, देखो स्वर में जो हमने हिंदी में 11 स्वर पढ़े वो ही स्वरों का मिलान होगा। तो यहाँ पर स्वर से स्वर का योग होता है, इसमें व्यंजन या विसर्ग नहीं मिलता है। सीधे यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि स्वर से स्वर का मिलान होने पर कौन सी संधि होती है, और बहुत बार मात खा जाते हैं, हम स्वर संधि तो गलत ही करते हैं देखते ही, लेकिन स्वर से स्वर का मिलान होने पर स्वर संधि होती है। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, देखो एक तो व्यंजनों में परिवर्तन होता है। इसमें योग किन किन का होगा, एक तो व्यंजन में व्यंजन मिलता है, व्यंजन में स्वर मिलता है, स्वर में व्यंजन मिलता है। सीधे सीधे यहां से भी प्रश्न उठाकर पूछा जा सकता है कि स्वर में व्यंजन मिलने पर कौन सी संधि होती है, तो व्यंजन संधि। और ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि व्यंजन में निम्न में से किसका योग नहीं होता, स्वर से स्वर का, व्यंजन में व्यंजन का, व्यंजन में स्वर का, स्वर में व्यंजन का। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा स्वर से स्वर का, क्योंकि स्वर से स्वर का मिलान स्वर संधि में होता है। इसमें व्यंजन के साथ व्यंजन मिलता है, व्यंजन के साथ स्वर मिलता है और स्वर के साथ व्यंजन मिलता है। तो ये थी हमारे व्यंजन संधि। तीसरी है विसर्ग संधि, जिसे हम ऐसा इंगित करते हैं। देखो विसर्ग में परिवर्तन होगा, विसर्ग में परिवर्तन, संधि करेंगे तो विसर्ग में परिवर्तन होगा। इसमें देखो विसर्ग के साथ व्यंजन मिलता है और विसर्ग के साथ स्वर मिलता है। तो ये विसर्ग संधि हुई। ये इस प्रकार से संधि के 3 भेद हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस डायग्राम से ही कई प्रश्न बन सकते हैं कि विसर्ग में स्वर का मिलान होने पर कौन सी संधि होती है, या विसर्ग संधि में किन का मेल होता है, व्यंजन का, स्वर का, स्वर से स्वर का। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विसर्ग संधि में व्यंजन और स्वर का मिलन होता है। तो यहाँ ये 3 भेद हुए। अब पढ़ते हैं हम इसका सबसे पहला भेद, स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसकी परिभाषा से बहुत बार पटवारी में, रीट में, एलडीसी में प्रश्न बने हैं। वो इस तरीके से परिभाषा से ऐसे प्रश्न बना है, स्वर से स्वर का मिलान होने पर जो विकार का परिवर्तन से लिया गया है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। तो यहीं से प्रश्न बना था, स्वर से स्वर का मिलान होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन संधि, समास, स्वर संधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर था स्वर संधि। अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, तो वो 5 भेद हम पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 भेद। वो 5 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 दीर्घ संधि, क्योंकि भेदों से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, अगर भेद याद नहीं होंगे तो। दीर्घ संधि, आप इसके भेद इसी क्रम में याद करें, क्योंकि जब हम स्वरों के स्वर संधि पढ़ेंगे तो इसी क्रम में याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी।
और बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। तो इसका पहला भेद हम पढ़ेंगे वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में एक तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन से स्वरों का मिलान होगा। तो पहले तो मैं स्वर लिख देती हूँ। यह है ए, आ, ई, औ। इन्हीं स्वरों के माध्यम से पूरी स्वर संधि पढ़ेंगे। इस दीर्घ संधि में देखो सजातीय, सजातीय स्वरों का योग होता है, योग होता है। हमने स्वर वर्गीकरण पढ़ा था तो सहजातीय स्वर भी पढ़े थे, और वो सहजातीय स्वर है ये 6 सहजातीय स्वर है जिनसे हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा नियम है वो ये है, यदि अ में अ मिले, दीर्घ संधि का जो पहला नियम है, यदि अ में अ मिले तो आ बनेगा, क्योंकि हमारे संधि का नाम है दीर्घ। चाहे कुछ भी हो, सहजातीय स्वर किसी भी प्रकार से मिले, बनना है दीर्घ रूप। दीर्घ रूप क्या है ए का? आ। यदि आ में आ मिले तो भी आ बनेगा, यदि ए में आ मिले तो भी आ बनेगा, और यदि आ में ए मिले तो भी आ बनेगा। जैसे एक शब्द है स्वधन अर्थ, यहां से ए निकला, यहां से ए निकला। देखो पहली ही शर्त बन गई हमारे नियम की, यदि ए में ए मिलाए तो नामी संधि का दीर्घ है और सहजातीय स्वर मिलने हैं, तो इसका दीर्घ रूप, ए का दीर्घ रूप क्या होता है? आ। अब देखो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहां से अगर इसमें ए निकल गया वह व्यंजन में, तो ये आधा बच जाएगा। आधा इन दोनों के योग से आ बन रहा था, जैसे ही मैं इसमें आ मिलाऊंगी तो ये वा बन जाएगा और ये स्वार्थ। अब आपको टुकड़े करना भी बता देते हैं। यहां पे आ बन रहा है, यहीं से टुकड़े होंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सुधन अर्थ क्यों नहीं हुआ ये, क्योंकि सु का मतलब अच्छा होता है, और अर्थ, अच्छा अर्थ तो आज के जमाने में बहुत कम लोग करते हैं। स्वार्थ, स्व का मतलब होता है अपना, अर्थ मतलब मतलब। आज के जमाने में सभी व्यक्ति अपना मतलब सोचते हैं, इसीलिए स्वार्थ में स्व आया, खुद का अर्थ यानी मतलब। तो यहाँ देखो स्व कोई शब्द नहीं होता है। संधि विच्छेद में क्या होता है आपके, इस संधि में एक ध्यान में रखने योग्य बात है, वो ये है कि हमें नियम भी याद हो जाते हैं, उसके बाद भी संधि विच्छेद करते वक्त हम गलत कर देते हैं। इसका कारण यह है कि आपको शुद्ध शब्दों का ज्ञान नहीं है। देखो हम अगर यहाँ पे स्वधन अर्थ लिखेंगे तो भी हमारे नियम के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, आ और आ मिलके आई बनता है, लेकिन स्व कोई अर्थ ही नहीं होता, अर्थ का कोई सार्थक शब्द ही नहीं है ये। तो यहाँ पर ये न होकर के क्या होगा, यहाँ जो है स्व आएगा। अब स्व तो लिख दिया कि अपना, लेकिन अर्थ बच गया, तो अर्थ भी नहीं होता है, अर्थ होता है शुद्ध शब्द, तो यहाँ पर अर्थ। अब है आपके अगला, जैसे कि एक लिखते हैं विद्याधन, विद्याधन आलय। यहां से आ निकला, यहां से
आ निकला बनेगा आ। जैसे कि ये आ निकलते आधा यह बच गया और इन दोनों के योग से आ बन रहा था और ये बन जाएगा विद्यालय। अब है शिव धन आलय। शुद्ध शब्द शिव होता है, शिवा नहीं, तो यहाँ पे शिव, यहां से अ निकला, यहां से आ निकला, बनेगा आ। दीर्घ रूप ही बनाना है, चाहे कुछ भी करे। सजातीय स्वरों में किसी भी तरह का मेल करे बनेगा दीर्घ रूप ही, क्योंकि नाम ही दीर्घ संधि है। यहाँ पर देखो, इसमें कोई प्रथम पद के प्रथम व्यंजन में और अंतिम व्यंजन में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पर आधा वह बच गया, इन दोनों के योग से आ बन रहा था और ये बन जाएगा शिवालय। अब है अपना एक और इसका उदाहरण देख लेते हैं, जो चौथी शर्त पे बनेगा वो देखो। सेना धन अध्यक्ष, यहां से आ निकला, यहां से ए, बनेगा दीर्घ रूप आ। यहां से इसमें कोई परिवर्तन नहीं, न आधा बच गया, इन दोनों के योग से आ बन रहा था, आ बना दिया और ये बन जाएगा सेना अध्यक्ष। ऐसे बहुत सारे शब्द हो गए। हम उसमें से कैसे तोड़ सकते हैं उस शब्द को? एक दो शब्द देखो। एक शब्द है दयानंद। इस संधि का ये नियम है कि यदि हमें सजातीय स्वरों के दीर्घ रूप दिख रहे हैं और उनके सार्थक टुकड़े हो रहे हैं तो हमें वहीं से संधि विच्छेद करना है। यहाँ पे आ दिख रहा है, यहां से टुकड़े करेंगे तो देखो, दया कोई शब्द नहीं होता है, दया होता है। यहां बचा आनंद, आनंद कोई होता नहीं है, आनंद होता है, आनंद। तो ये दया धन आनंद, आ और आ मिलके बड़ा बनता है और ये बन जाता है दयानंद। इस तरीके से हमें ये नियम याद है, सार्थक टुकड़े पता है, तो हम सही से संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो ये तो सजातीय स्वरों में आ वाला हुआ। अब है ई वाला नियम। यदि ई में ई मिले तो भी दीर्घ रूप बनेगा। यदि बड़ी ई में बड़ी ई मिले तो भी दीर्घ रूप ई बनेगा। यदि छोटी ई में बड़ी ई मिले तो भी बड़ी ई बनेगा। यदि बड़ी ई में छोटी ई मिले तो भी बड़ा ई बनेगा। नाम ही दीर्घ है, सजातीय स्वर है और दीर्घ रूप बनाना है। तो हमारे सामने जो ये कंडीशन है वो 4 ही बनेगी, कोई 5वीं कंडीशन नहीं बनेगी। तो हम देखो इसका बनाते हैं, एक एक दो दो उदाहरण देख लेते हैं। रवि धन इंद्र। अब यहाँ ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि रवि कैसे लिखते हैं और इंद्र कैसे लिखते हैं। रवि में भी छोटी ई की मात्रा और इंद्र में भी छोटी ई की मात्रा। अब जब भी लिखोगे आप इंद्र शब्द तो छोटी ई की मात्रा में लिखोगे। यहां से छोटी ई निकली, यहां से छोटी ई और बनेगी बड़ी ई। देखो ये ऐसे कैसा, वह आधा बच गया, इन दोनों के योग से वी बना और ये रविंद्र। बहुत बार शब्द शुद्धि में पूछा गया है रविंद्र शब्द। अधिकांशतः नाम लिखने वाले भी छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि संधि के नियम के अनुसार देखो रविंद्र में बड़ी ई की मात्रा होती है। वैसे ही आपके अगला उदाहरण है सती धन ईश। अब यहां पर आपको सती कैसे लिखते हैं, ईश कैसे लिखते हैं। ईश्वर देखो अपने आप में बड़ा होता है, इसलिए जो ईश्वर शब्द है वो बड़ी की मात्रा में आएगा और सती में भी बड़ी की मात्रा आती है। देखो हम जब संधि विच्छेद करते हैं छोटी की मात्रा लगाते हैं, यहाँ भी छोटी की मात्रा लगाते हैं, तो भी हमारा शब्द सतीश बन जाता है, लेकिन वो फिर भी गलत माना जाता है क्योंकि वो शुद्ध शब्द ही नहीं है। सती में बड़ी की मात्रा, ईश में बड़ी की मात्रा, ईश्वर बड़ा होता है इसलिए बड़ी की मात्रा। यहाँ से देखो सती, सती के ईश्वर कौन है, भगवान शिव। यहाँ जो सती है यहाँ से बड़ी ई निकली, यहाँ से बड़ी ई निकली और बनेगी बड़ी ई। अब देखो यहाँ आधा बच गया, इन दोनों के योग से बड़ी ई बन रही थी और ये सतीश। तो इस प्रकार से ये
सतीश बना। और जो अगला उदाहरण देखो, परिधन ईक्षा, यहां से छोटी ही निकली। अब देखो यहाँ पे भी जो परीक्षा शब्द है वो अपने आप में देखो, परीक्षा किसी की भी हो, परीक्षा हमेशा बड़ी ही होती है, इसलिए जो ईक्षा शब्द होगा इससे 3-4 शब्द बनेंगे। ईक्षा, ईक्षक, ये ईश्वर, ये बड़ी की मात्रा में आएंगे। लेकिन जो परि है उसमें जो हमारा उपसर्ग परि आता है संस्कृत का, उसमें छोटी की मात्रा है। परि का मतलब चारों ओर से, ईक्षा मतलब जांचना या परखना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से छोटी ही निकली, यहाँ से बड़ी ही और बनेगी बड़ी ही। यहाँ से ई निकलते आधा रह बच जाएगा, इन दोनों के योग से बड़ी ही, और ये बन गया परीक्षा। वैसे एक और उदाहरण देखो, आपने देखो नियम तो आपको पता है, लेकिन आपको 2-3 शब्द को ध्यान में रखना है कि इंद्र कैसे लिखते हैं, ईश्वर कैसे लिखा जाता है, ईक्षा कैसे लिखा जाता है, इन शब्दों को ध्यान में रखना है। एक उदाहरण और देखो, श्रीधन, श्री भारत कर लो, भारत धन, सॉरी श्री करो, श्री धन इंदु। अब यहाँ पे आपको इंदु शब्द लिखना है और देखना है कि इंदु कैसे लिखते हैं। छोटी ई की मात्रा होती है और छोटे ऊ की मात्रा होती है। यहाँ से बड़ी ई निकली, यहाँ से छोटी ई और बन जाएगी बड़ी ई। यहाँ से ये आधा बच जाएगा, इन दोनों के योग से बड़ी ई और ये श्रींदु। श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची है, इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो ये हमारा ई वाला नियम भी खत्म हुआ। हमारे ऊ में भी जो सहजातीय स्वर है ऊ और ऊ, उसमें भी ये 4 प्रकार की शर्तें होगी। यदि छोटे ऊ में छोटा ऊ मिले तो भी दीर्घ रूप ऊ बनेगा। यदि बड़े ऊ में बड़ा ऊ मिले तो भी दीर्घ रूप ऊ बनेगा। यदि छोटे ऊ में बड़ा ऊ मिले तो भी बड़ा ऊ बनेगा। यदि बड़े ऊ में छोटा ऊ मिले तो भी बड़ा ऊ बनेगा। देखो अब इसमें देखो, एक तो गुरु शब्द कैसे लिखते हैं, ये छोटा ऊ है। बहुत जने इसके ऐसी मात्रा लगा देते हैं, इसीलिए वो संधि विच्छेद गलत माना जाता है। तो इसके ऐसा नहीं लगाना है, डायरेक्ट र लिखो और इसके पेट में से यूं निकालना है, गुरु धन उपदेश। यहां से ऊ निकला छोटा ऊ और यहाँ से छोटा ऊ और बनेगा बड़ा ऊ। यहाँ पे जैसे ही छोटा ऊ निकला आधा र बन गया, इन दोनों के योग से बड़ा ऊ। अब देखो यहाँ पे अब लगेगा, ये जो बड़ा हुआ है उसमें यहाँ पे गांठ लगती है, गुरुपदेश। दूसरा एक और उदाहरण देखो, यहाँ पे भूधन ऊर्जा। अब यहाँ पे ऊर्जा देखो कैसे लिख रही हूं मैं, बड़ा ऊ है, भू में भी बड़ा ऊ है, यहाँ से ऊ निकला, यहाँ से ऊ निकला और बनेगा बड़ा ऊ। तो यहाँ पे भय आधा ही बच गया क्योंकि यहाँ पे बड़ा ऊ निकल गया। इन दोनों के योग से बड़ा ऊ और ये भूर्जा। अब है अगला उदाहरण है लघुधन उर्मी। उर्मी कहते हैं समुद्र की लहरों को। उर्मी शब्द में बड़ा ऊ आता है, लघु में छोटा ऊ आता है। ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, नियम आपको याद हो जाएंगे। ऊ में यदि बड़ा ऊ मिलाए तो भी बड़ा ऊ ही बनता है। अब देखो यहाँ पे इसमें से ऊ निकलते घ ऐसे कैसे, और इन दोनों के योग से बड़ा ऊ और ये लघुर्मी। अब है आपके वधूधन। अगला उदाहरण है वधूधन उत्सव। यहां से ऊ निकला बड़ा ऊ, यहां से छोटा ऊ बनेगा बड़ा ऊ। अब देखो यहाँ आधा ध बच जाएगा, इन दोनों के योग से वधुत्सव। तो ये हमारे जो सहजातीय स्वर है इनके पूरे के जो शर्तें हैं उसके अनुसार हमारे उदाहरण भी समाप्त हुए। लेकिन अगर आपको एकदम से पहचानना हो कि दीर्घ संधि है या नहीं,
तो आपको 99% पता लग सकता है शब्द को देखते ही, यदि आपको शब्दों का ज्ञान है। तो मैं नोट लिखवाती हूं। यदि किसी शब्द में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा दिखे और उनके सार्थक टुकड़े हो रहे हो तो वहां दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि है, ये लिख देते हैं। ये हमारी दीर्घ संधि समाप्त हुई। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। देखो, इन स्वरों को ध्यान में अच्छे से रखना है। सजातीय स्वर यहां तक पढ़े। अब गुण संधि में देखो क्या होगा। गुण संधि में होगा इन ए, आ में ई, ऊ, ऋषि, इनका मेल होगा। तो हमारे नियम देखो, यदि ए, आ में ई मिल जाए तो ए बनेगा। चाहे ए में ई मिले, चाहे ए में बड़ी ई मिले, तो भी ए बनेगा। यदि आ में छोटी ई मिले, चाहे आ में बड़ी ई मिले, तो भी ए बनेगा। हम इसके एक दो उदाहरण देखते हैं। देखो कैसे। यदि योग धन इंद्र, इंद्र हमने पहले ही लिखना सीख लिया था कि इंद्र कैसे लिखते हैं। यहां से ए निकला, यहां से ई, और ये बनेगा क्या, ए। ए में यदि ई मिला दे तो भी ए में यदि बड़ी ई मिला दे तो भी ए। अब देखो, यहां गया, आधा बच गया। इन दोनों के योग से ए बन रहा था और ये बन गया योगेंद्र। अब है एक दो उदाहरण और देखो। एक दो उदाहरण देखो। दूसरा उदाहरण देखो, प्रधन ईक्षा। ईक्षा शब्द भी आपने पहले ही लिखना सीख लिया था। यहां से ए निकला, यहां से बड़ी ई, और बनेगा ये ए। परिस्थितियां कैसे भी हो, ए में ई, आ में ई, कैसे भी मिले ए ही बनना है। यहाँ पे ये आधा बनाएंगे तो हलंत लगा देंगे। इन दोनों के योग से ए बन रहा था और ये प्रेक्षा। अब है अगला उदाहरण देखो, रमाधन ईश। यहां देखो आ निकला, यहां से ए निकला और ये बनेगा ए। यहां से आधा में और यहां पर इन दोनों के योग से ए बन रहा था ये रमेश। अब देखो, हमें ध्यान में भी रखना है कि जहां से गुण संधि में क्या देखोगे, जहां ए बन रहा है हमारे नियम के अकॉर्डिंग ए बनता, वहीं से टुकड़े करने पड़ेंगे। टुकड़े करने भी बताती हूँ मैं आपको। रम जो शब्द होता है वो अपने आप में शुद्ध नहीं होता है। रमा शब्द होता है वो शुद्ध होता है। रमा, यहाँ पे एश कोई शब्द नहीं होता है। तो माँ के साथ में क्या मिलाऊं कि ए बन जाए, तो ई मिलाना पड़ेगा और इस लिखना पड़ता है। इसमें ईश्वर में बड़ा ई आता है, तो यहाँ पर बड़ा ई। तो इस तरीके से टुकड़े भी कर सकते हैं। तो रमेश में रमाधन ईश। धन इंदु। देखो, जो पहले हमने शब्द सीखे थे उन्हीं से मैं उदाहरण बना रही हूँ। और सुधा धन इंदु, यहां से आ निकला, यहां से छोटी ई और बनेगा ए। यहां से ध आधा बच गया और ए की मात्रा लगाएंगे सुधेंदु। तो ये जो गुण संधि का
पहला नियम था यदि ए आ के साथ ई मिले तो ए बनेगा, तो ये पहला नियम, इसके साथ इसका मिलान कर दिया हमने। अब इसके साथ ऊ का मिलान करना है। ए के साथ ऊ मिले तो ओ बनेगा, बोल के देख सकते हैं ओ। यदि ए के साथ बड़ा ऊ मिले तो भी ओ बनता है। यदि आ के साथ ऊ मिले तो भी ओ बनता है। यदि आ के साथ बड़ा ऊ मिले तो भी ओ बनता है। उदाहरण देखिए, सूर्य कैसे लिखते हैं वो ध्यान में रखना है। सूर्य धन उदय, यहां से ए निकला, यहां से ऊ और बनेगा ओ। अब यहां से ये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन होगा इसमें, ये आधा ही रहेगा। इन दोनों के योग से ओ बन रहा था, ओ की मात्रा लगा दी और ये सूर्योदय। अब है आपके एक और जो उदाहरण है वो कर लेते हैं हम। जल धन ऊर्जा, जल धन ऊर्जा, यहां से ए निकला, यहां से ऊ और बनेगा ओ। यहां से आधा ल बच गया, इन दोनों के योग से ओ और ये बन जाएगा जल ऊर्जा। अब है आपके अगला उदाहरण है महाधन उदय। यहां से आ निकला, यहां से ऊ और बनेगा ओ। देखो यहाँ पे है बच गया आधा, इन दोनों के योग से ओ बना और ये महोदय। इसके बाद में आपके एक और उदाहरण लिखवाते हैं। गंगाधन उर्मी, उर्मी लिखना बताया था अभी पहले वाली संधि में। यहाँ इसमें कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ से आ निकला, यहाँ से बड़ा ऊ और ये बनता है बड़ा ऊ, तो आधा ग बच गया, आ और ऊ मिलके ओ बनता है। और यहाँ पे ग जैसे ही आ निकला, ग आधा बच गया और ये बन गया गंगोर्मी। तो इस तरीके से हम देखो इनके टुकड़े भी कर सकते हैं। एक दो उदाहरण देखो आपके। महाधन उत्सव, एक महोत्सव लिख देते हैं। देखो महोत्सव शब्द है, आपको टुकड़े करना भी बताते हैं कैसे। यहाँ ओ की मात्रा है, यहीं से टुकड़े होंगे। अगर मह लिखोगे तो मह कोई शब्द नहीं होता है, महा बड़ा, यहाँ महा शब्द ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर मैं आ में क्या मिलाऊं कि ओ बन जाए, और हमारा नियम क्या है, यदि आ में ऊ मिलाऊं तो ही ओ बनेगा। तो हम उत्सव कैसे लिखते हैं, उत्सव में छोटा ऊ आता है, तो ये महोत्सव। इस तरीके से हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। तो ये हमने गुण संधि का जो दूसरा नियम था, ए आ में ऊ मिलाया और वो ओ बनेगा, वो भी पूरा किया। अगला जो अंतिम नियम है, अंतिम नियम है यदि ए आ में ऋषि मिलाएं तो अर बनता है। अर भी कौन सा, र आधा। उदाहरण देखो इसके। सप्तधन ऋषि, यहां से ए निकला, यहां से ऋषि और बनेगा अर। अब देखो यहाँ पे ऐसा कैसा तय आधा बन जाएगा, लेकिन इन दोनों के योग से अर बन रहा था। ये ए इस वापस तय में मिलेगा तो पूरा, और ये आधा रहे और ये, अब इस आधे रहे को हम ऊपर लिख सकते हैं और ये बन जाएगा सप्तर्षि। तो इसका उच्चारण सप्तर्षि होता है, सप्तऋषि नहीं होता है, सप्तर्षि। ऐसे एक उदाहरण है महाधन ऋषि। यहां से आ निकला, यहां से ऋषि और बन गया अर। यहाँ पे है आधा बच गया, इसमें अ मिला देंगे और ये इस पे ऊपर लगा देंगे आधा रह, तो ये बन जाएगा महर्षि। एक शब्द है शीत धन ऋतु, तो यहां से ए निकला,
यहाँ से ऋषि और ये बन जाएगा अर। तो ये ऐसे के ऐसे त आधा रह जाएगा, इन दोनों के योग से ये अ इसमें मिलेगा, र ऊपर लग जाएगा सीतरतु। वैसे ही ग्रीष्मतु एक शब्द है, ग्रीष्म धन ऋतु, यहाँ से अ और यहाँ से ऋषि और ये बनेगा अर। ये देखो आधा मैं और इन दोनों के योग से अर बन रहा था, मैं अ मिलते ही मैं पूरा हो जाएगा और ये आधार है इस पे चला जाएगा। तो ये हमारी गुण संधि समाप्त हुई। लेकिन इसको कैसे पहचाने, इसके लिए मैं आपको नोट लिखवा देती हूँ। आप शब्द को देखते ही पता लगा सकते हो कि इसमें गुण संधि है। वो नोट देखो, यदि किसी शब्द में ए ओ की मात्रा दिखे तथा शब्द के ऊपर आधा र, शब्द के ऊपर आधा र दिखे, जैसे आधा र दिखे और सार्थक टुकड़े हो तो वहाँ गुण संधि है। एक ही मात्रा मतलब कुल मिला के तो आपको शब्दों में ऊपर एक ही मात्रा देखनी है। मतलब ओ में भी एक मात्रा होती है, ए में भी एक मात्रा होती है और आधा र, जैसे सप्तर्षि में भी आधा र है अंत में, सीतरतु में भी आधा र है, ग्रीष्मतु में भी आधा र है, महर्षि में भी आधा र है। वैसे ही राजेंद्र में एक मात्रा है, महोत्सव में एक मात्रा है। तो वैसे ही ये शब्द देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि हम गुण संधि, इसमें इस शब्द में गुण संधि है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।